तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड आपका व्यू कि हाउ डू यू सी कि ये जो जियो पॉलिटिक्स है, साउथ एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पिछली कुछ खासकर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से लेके चले, तो जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी आपकी उनके साथ, फिर वो एक प्रॉपर एक आपकी जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स चलते रहे, फिर अभी हर प्रेसिडेंट ने आके उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, कोई भी अमेरिकी सदस्य आया हो तो उसने उसको 2 कदम आगे लेके गया। सो इट मीन्स कि मेरे साहब ये जो अमेरिकन सिस्टम है, भले स्टेट डिपार्टमेंट हो, डिफेंस हो, या वैसे जो ओवरऑल उनका जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पे इस चीज की एक्सेप्टेंस है कि इंडिया को पॉजिटिवली इंगेज करना है। सो जो भी 2+2 और खासकर इंडो पैसिफिक पूरी आपकी उन्होंने रख दी, नाम ही रख दिया। तो मेरे साहब, हाउ डू यू सी दिस चेंज विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन in this region and particularly this Indo-Pacific? How do you read this, sir? चीमा साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट करा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। चीमा साहब, दूसरी ये बात है कि जो बाइडेन था, ये जो बाइडेन के बॉस हुआ करते थे बैरक ओबामा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बैरक ओबामा की जो पॉलिसीज थी इंडिया की तरफ और जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज हैं इंडिया की तरफ, वो कुछ हद तक उसमें जो बाइडेन का सिग्नेचर तो होगा, लेकिन इट विल बी एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 मुल्क हैं, अक्सर हम लोग ना इस पूरे बड़े सगीर में, और ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, हम दोनों तरफ लोगों को ये थोड़ी एक जहनी तौर पे एक बीमारी है कि वी बिलीव मोर इन पर्सनैलिटीज देन इन इंस्टीट्यूशंस। वो होता है थोड़ा सा कि अब ये आएगा तो कमाल कर देगा, वो आएगा तो कमाल वमाल कुछ नहीं होना, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है, और ये इन द सेंस कि थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी कि अपने प्रेसिडेंसी में ये स्टेटस को थोड़ा सा चेंज कर लें, पर मुझे लगा कि जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप गलत हो गए, वो यहाँ पे गलत हो गए कि इवन जापान जैसे इनके एलाइज, अपने एलाइज को, जैसे जापान को या किसी ऑस्ट्रेलिया को इंसल्ट करना या उनको उल्टी सीधी बातें बोलना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको भी या हमें भी किसी को इख्तलाफात हो सकते हैं स्टेटमेंट से। लेकिन जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, मैं खासतौर से जापान की बात कर रहा हूँ, जापान इतना उनका एक वफादार भाई दोस्त रहा है, जिस तरीके से बात करी मुझे नहीं लगता वो ठीक था। अब जो बाइडेन की बारी है तो ऑपोजिशन में लोग 10 चीज़ें कहते हैं, और ऑपोजिशन वाले जैसे इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, वैसे भी अमेरिका में भी हैं, वो थोड़ा सा वो टाई शाई पहन लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा हिंदी उर्दू पंजाबी चलती है, दैट्स द ओनली थिंग, और फ़र्क माइंडसेट वही है। सो नाउ ही इज़ कमिंग, ही इज़ इन पावर नाउ, जो बाइडेन, वो लगभग तस्लीम कर ही लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ही इज़ लॉस्ट द इलेक्शंस, एंड ठीक है, फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फ़र्क है, और दे विल, उनके स्टेटमेंट्स भी 1-2 आ चुके हैं ऑलरेडी मीडिया में कि दे विल पॉजिटिवली एंगेज द इंडियन गवर्नमेंट, और मोदी जी की तरफ से भी उनको व्हाटएवर जो उनकी भी मजबूरी है। देखिए, उनको ना दे हैव टू, एंड लेट्स बी फ्रैंक, जो मुल्क चलते हैं चीमा साहब, आपको पता है, मुझे भी पता है, बोथ ऑफ अस डील इन जियो स्ट्रेटजी एंड जियो पॉलिटिक्स। मुल्क चलते हैं आपसी मफादात में, है ना, उसमें कोई यारी दोस्ती, कोई भाईचारा तो होता नहीं, उसमें इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पावर प्रोजेक्शन, यही चीज़ें होती हैं जो, और होना भी चाहिए, क्यों, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो अमेरिका को लगता है कि इतनी दूर यहाँ पे चाइना के बगल में क्वाड भी इसीलिए बनाया है, तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा फर्क होगा, मुझे लगता है कि ये जो पूरी हम पाकिस्तान के डीप स्टेट की बात करते हैं ना, एक्चुअली अमेरिका का डीप स्टेट है, जो ओरिजिनल जो डीप स्टेट है वो तो अमेरिका का है, वेयर दे से कि प्रेसिडेंट आते जाते हैं, बट एक सेमनेस इन पॉलिसी है। बट मुझे एक चीज़ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मेरा ये एस्टिमेट है कि जो ट्रूप्स हटाए थे ट्रंप ने, मुझे लगता है कि थोड़े से ट्रूप्स का सर्ज होगा, खासतौर से अफगानिस्तान में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रूप्स का सर्ज होगा, क्योंकि ट्रंप तो कहता था ना, आई नो मोर देन द जनरल्स, उसकी तो आदत ही थी, आई नो मोर देन द जनरल्स, आई नो मोर देन द साइंटिस्ट एंड द डॉक्टर्स। वो ट्रंप को सबसे ज़्यादा पता था, सारा इल्म उसी के पास था। लेकिन जो बाइडेन को मुझे लगता है कि डीप स्टेट है, जिसमें पेंटागन शामिल और जिसमें CIA वगैरह इनके लोग शामिल, आई थिंक दे आर गोइंग टू प्रेशराइज एंड देयर इज गोइंग टू गेट टू टच। तो मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ द सेम। जो आपने ओबामा देखा ना, दिस इज ओबामा 2+ हो, मुझे बिल्कुल ये आपकी बात ये है कि ओबामा 2+ हो। अच्छा, मेरे साहब एक चीज जो इसी से मैं थोड़ा लिंक करता हुआ आपसे पूछना चाह रहा हूँ
कि ये जो 2+2 आपका जो डायलॉग हुआ रिसेंटली अभी इलेक्शन के दौरान ही ऑलमोस्ट, सेक्रेटरी डिफेंस मार्क एस्पर आए थे जिनको फायर कर दिया उन्होंने एक ट्वीट के नाम पे ही बस, और जो सेक्रेटरी आए हुए, सेक्रेटरी पॉम्पियो आए हुए थे। तो इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि खासकर जो चाइनीज समझते हैं कि जैसे इंडो पैसिफिक में इंडिया को एंगेज करने लगे हैं, जो अभी नेवल एक्सरसाइजेज हुई हैं उसमें भी आप बड़ा एक्टिव हैं, तो क्या इंडिया को ये रियलाइजेशन है आपके पॉलिसी डिस्कोर्स में कि हम जो पढ़ रहे हैं वो तो ये है कि जी शायद अमेरिका जो है वो इंडिया को एज ए जूनियर मिलिट्री पार्टनर ले रहा है, वन सेकंड जस्ट टू प्रॉप अप इट अगेंस्ट चाइना, ये एक चीज चल रही है, मतलब ये डिस्कशन में आ रही है। गो के बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, उस तरह की लायबिलिटी भी नहीं है जो हमारे लिए थी अगर आप इंगेज होते हैं। सो हाउ डू यू रीड दिस मेजर साहब? चीमा साहब, ऐसा है कि मैं जूनियर मिलिट्री पार्टनर टर्म से तो अग्री नहीं करता, लेकिन हाँ आपकी बात सच है। देखिए दोनों को इसकी जरूरत है इस रिलेशनशिप की। अमेरिका को देखिए, अगर मैं बिल्कुल देसी फ्रेंड की जबान बोलूं तो अगर आपको पहलवान बनना है ना तो आपको अपने बड़े पहलवान को पछाड़ना पड़ेगा, तब आप पहलवान लोग आपको तस्लीम करेंगे। एक संस्कृत में शब्द है, एक लफ्ज है संस्कृत में जिसको हम कहते हैं वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब है ओवरऑल सोवरेनिटी। दिस सोवरेनिटी कैनॉट बी ट्रेडेड, इट हैज टू बी टेकन। तो बात यह है कि जो लड़ाई चल रही है या जो इख्तलाफात चल रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में, वो चीमा साहब वो ऐसे हैं कि अमेरिका चाहता है कि चाइना कंटेन हो, और इंडिया को अब ये बात इंडिया समझ चुका है कि इस खित्ते में अगर आपको चाइना ऐसा नहीं है। देखिए चाइना के साथ ये बात सच है, चाइना इज अ ग्रेट इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी, राइट। आप चाइना गए होंगे, मैं कई बार खुद चाइना जा चुका हूँ बिजनेस के लिए और काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना काफी जा चुका हूँ। और ये जो इकोनॉमिक मिरेकल है चाइना का, इट कम्स एट अ कॉस्ट। एक कॉस्ट है उसकी, और कॉस्ट ये है कि चाइनीज पीपल को, उनको लोगों ने बोला है कि जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको इकोनॉमिक, जिसको कहते हैं आपकी जेब में हम डॉलर डालेंगे और आपको कुछ न कुछ अपनी आज़ादी से बाय बाय कहना पड़ेगा। तो जैसे चाइना में सोशल मीडिया नहीं चलता, आप खुल के अपनी बात नहीं कह सकते, वो ठीक है, उस मुल्क का निज़ाम है, वी शुड नॉट से एनीथिंग, हमारा बनता भी नहीं है कुछ बोलना। लेकिन चीमा साहब ये बात भी सच है कि चाइना रहने नहीं देगा किसी को इस तरीके से। तो सिर्फ हमसे नहीं है चाइना की प्रॉब्लम, चाइना के 22 मुल्कों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, जबकि बॉर्डर उसका सिर्फ 14 मुल्कों के साथ है। तो अगर हमारा पाकिस्तान का और पाकिस्तान हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है तो मुझे बात समझ में आती है, हम दोनों का बॉर्डर मिलता है, राइट। पर अगर इंडिया बोलेगी जी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट इंडोनेशिया के साथ है, तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या मसला हो गया यार। अगर इंडिया बोलेगी जी हमारा उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर नई दिल्ली बोलना शुरू कर दे कि जी उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो एक मिनट के लिए आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट उसके साथ हो सकता है जिसके साथ बॉर्डर हो। जैसे चाइना ने अभी क्लेम करा कि व्लादिवोस्टॉक इज पार्ट ऑफ चाइना, फिर वो बात आई गई रह गई क्योंकि रशिया भी थोड़ा टेढ़ाई सा है, इट्स नॉट दिस थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है चीना साहब की, और दूसरी चीज ये है कि वैल्यूड पार्टनर इसलिए भी है बिकॉज अभी तक तो जो अमेरिका से हम ले रहे थे वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे सारी अमेरिका की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया में नहीं है। आप गुड़गांव में या बॉम्बे में या हैदराबाद में, बैंगलोर में, नोएडा में, नई दिल्ली में ऐसी कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी नहीं है जो कि यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, जो यहाँ पे नहीं है, जिसके यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसेज नहीं है, जो अरबों डॉलर का यहाँ पे बिजनेस ना कर रही हो। जहाँ तक वेपन्स की बात है, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया, वो इंडिया बड़ा कीन है क्योंकि कहीं ना कहीं वाइल इंडिया मेक्स वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर, इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू मेक वर्ल्ड क्लास हार्डवेयर। एक हमारा एक्सेप्शन हो गया इसरो स्पेस का, और इसमें भी चीमा साहब मैं आपसे कह दूं कि इसमें भी ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं इस चीज में लेके, जो हमारी थोड़ी सी जो रेड टेपिज्म है इंडिया में, दैट इज द बिगेस्ट। तो मोदी जी का ये भी है कि रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी को हटाया जाए, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट को, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे भी काफी कुछ हैं जो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है तो हमारे भी फायदे में है। तो मुझे लगता है एक म्यूचुअली बेनिफिशियल, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है चीमा साहब, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इंडिया और यूएस के बीच। बिल्कुल ठीक है, चलें आप उसको से वो बेसिकली आप जो माइंडसेट बदलने की बात कर रहे हैं, मैं इसी के साथ एक सवाल मैंने पहले करना तो बाद में था लेकिन मैं उसको साथ ही लिंक कर देता हूँ। ये ड्रैगन एंड एलिफेंट
मुझे याद है कि चाइनीज प्रीमियर जब गए वहां पे इंडिया में, तो उन्होंने कहा जी कि ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न टू डांस टुगेदर। तो और फिर हमने देखा कि मोदी जी जिस तरह आए, मुलाकातें हुई, सारा कुछ हुआ। अभी पहले हालात खराब हुए एलएसी पे, फिर कुछ एप्स बैन कर दी, कल भी मैं देख रहा था कुछ और एप्स बैन कर दी। सो मेरे सब हाउ डू यू रीड के विद दिस जो फोर्स मल्टीप्लायर आपको आ रहा है अमेरिका की तरफ से इंडो पैसिफिक में, वैसे भी आपको किया जा रहा है, तो क्या इंडिया ने ये समझ लिया है कि हमें चाइना के साथ हेड ऑन करना है विदाउट थ्रेटनिंग चाइना, या ये कहते हुए कि भाई तू मैं नहीं करनी, लेकिन वी हैव टू, जिसे कहते हैं ना, वी हैव टू शो आवर ऑल कार्ड्स। तो हाउ डू यू सी दिस चाइना के साथ? कैसे मोदी साहब के अगले 3-4 साल बड़े मुश्किल गुजरे हैं, या कि बस ठीक चल जाएंगे सर? मुझे लगता है कि आपने लगभग ठीक ही बताया है। जो आपने जो जायजा करा है इसका ठीक ही करा है चीमा साहब। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ड्रैगन एंड एलिफेंट तो डांस कर ही रहे हैं लद्दाख में भी, 6 महीने हो गए डांस करते करते वहाँ पे, और भी पूरे विंटर में डांस करेंगे, और बड़ा खतरनाक किस्म का विंटर होता है वहाँ पे। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था चीमा साहब कि एक रियलाइजेशन है इसमें ना, हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला मामला चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा जो ईस्ट लद्दाख का गेम है ना, इंडिया के अंदर गलवान के बाद एक रियलाइजेशन आया जो इंडिया को पहले आ जाना चाहिए था। इसमें कमी हमारी है, इसमें मैं चाइना को गुनहगार नहीं ठहरा रहा कि उसने धोखा दिया है और उसने ऐसा करा है और चाइना ने साजिश करी है। नहीं, अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये हम में कमी है, क्योंकि चाइना के साथ अगर 62 में आपकी जंग हुई, 67 में आपकी जंग हुई, और चाइना के साथ आपकी अगर ऑफ एंड ऑन कशीदगी चली, तो वी शुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। अब हमने ट्रस्ट करा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत भोले हैं और वो बहुत साजिशी किस्म के लोग हैं, ऐसा नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में आपको ये देखना है कि साहब, अगर एक हाथ में मुआयदा है तो दूसरे हाथ में तलवार होना जरूरी है। ये बैलेंस आपको लेके चलना है। ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ये धंधे वाली बातें होती हैं। तो आई थिंक एक तो ये हमें चीज समझनी है। दूसरी चीज ये है कि वी ऑल्सो नाउ अंडरस्टैंड दैट चाइना रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड चाइना विल रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो हमारी करीब $100 बिलियन की एनुअल ट्रेड है, और ऐसे मुआहदे हैं कि $500 बिलियन की अगले 5 या 10 साल में $500 बिलियन की ट्रेड हो। वही हमारा अमेरिका के साथ चल रहा है। तो ये एम एक था लेके कि चाइना और अमेरिका को मिला के, इंडिया की दोनों को मिला के $1 ट्रिलियन की एनुअल ट्रेड होनी चाहिए। वो होगी भी आगे चल के। अब वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक अलग मसला है जिसके ऊपर वी कैन डू अनदर प्रोग्राम चीमा साहब। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो लाइन है ना, हिंदी में हम लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं, एक रेड लाइन है। दे विल नॉट क्रॉस द रूबिकॉन। ये एक दूसरे को थोड़ी सी नूरा कुश्ती होगी इसमें। आप समझते हैं नूरा कुश्ती टर्म? आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या होगी, बहुत ज्यादा है ना। बस तो इसमें थोड़ी सी नूरा कुश्ती होगी, कुछ वो धक्का देंगे, कुछ हम धक्का देंगे, बट इन द एंड वी रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ गेम टू द फिनिश। अगर हम ये बोलेंगे कि साहब ये बिल्कुल की एंड तक लड़ाई हो जाएगी और एंड तक सब लोग, ऐसा नहीं होने वाला। देयर इज टू मच ऑफ मनी इन्वॉल्व, देयर इज टू मच ऑफ ट्रेड इन्वॉल्व। और एक और चीज है, चाइना को ये भी पता लग गया, जो क्वाड जो ऑपरेशनलाइज हुआ है ना चीमा साहब, ये मालाबार एक्सरसाइज की हुई है, और ये सब जो क्वाड ऑपरेशनलाइज हुआ है, क्वाड वहां पे ऑपरेशनलाइज हुआ है जहां पे जो चाइना की शाहराग है ना, जो चाइना की जगलर वेन है, द मलाका स्ट्रेट्स, द साउथ चाइना सी, वहां पे यूएस के आज भी वहां पे चीमा साहब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहां पे B-52 बॉम्बर्स हैं, वहां पे इंडिया का वहां पे वो है, क्या नाम कहते हैं, इंडिया ऑल्सो हैज इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर देयर, इंडिया हैज इट्स फाइटर जेट्स, इंडिया अपने बेसेस बना रहा है। तो ठीक है, ये कशीदगी चलेगी। मैं ये कहूंगा कि अभी दोस्ती हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये कशीदगी चलेगी, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, और उसके बाद वो हो जाएगा मामला, मुझे ऐसा लगता है। चले वी होप कि सब बेहतर हो और बेहतर कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट हो, हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, मेरा एक जो सवाल है वो, अभी मैं थोड़ा जरा अफगानिस्तान की तरफ आऊँ, फिर हम थोड़ा बाकी डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू सी के ये जो पाकिस्तान भी बड़ी एफर्ट कर रहा है कि इंटर अफगान डायलॉग हो, हम अमेरिकन की भी बड़ी थी, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अब्दुल्ला पाकिस्तान के जाने के बाद इंडिया भी आए और वो पूरे खित्ते में घूम रहे हैं, जारी बात है। तो मेरे साहब, आप समझते हैं कि इंडिया जो है वो फैसिलिटेट कर पाएगा? जैसे कि आपको याद होगा कि
जब क्या नाम है उनका, मुझे ज़ल्मे खलीलज़ाद आए इंडिया कुछ माह पहले, तो मुझे याद है सुहैसनी हैदर ने द हिंदू में ये लिखा था, आर्टिकल भी लिखा था, और उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन तो कहते हैं कि तालिबान और इंडिया डायरेक्ट बात करें आप, ठीक है, बिकॉज इनकी बात करनी आपस में। हमने बड़ा शोर मचाया था कि जी तालिबान इंडिया से क्यों बात करेंगे, लेकिन देयर इज अ रियलाइजेशन समवेयर इन द अमेरिकन कि भाई अगर तालिबान नए अपरेटस में आते हैं, नए सिस्टम में आते हैं, तो इंडिया को फिर बात करनी पड़ेगी उनके साथ। तो मेजर साहब, आप समझते हैं कि तालिबान जो है, आप इंडिया से बात करेंगे, इंडिया जो है वो तालिबान से बात करेगा, और जो दूसरा इसको लिंक कर लें, ये जो इंट्रा अफगान डायलॉग है, हाउ फार इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट दिस डायलॉग, बिकॉज पाकिस्तान समझता दिस इज द की कि हमारे यहाँ वायलेंस कम होगा। जी मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान ने पहले भी एक कमेंट तो करा था चीफ साहब, तालिबान ने पहले भी ये बात करी थी कि वी वुड लाइक गुड रिलेशंस विद इंडिया, उन्होंने बोला ही था तालिबान ने ऑन रिकॉर्ड। मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा था इस वक्त जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, मैं नाम बड़ा एक टिपिकल सा नाम है, वन ऑफ द लीडरशिप ऑफ तालिबान, जो उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे कतर वगैरह में और जगह जो उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे चीमा साहब, ही इज फ्रॉम Stanigzai or something like that. वो he's been trained at the Indian Military Academy. और तो मतलब I am from a different academy. I am from OTA. वो IMA में train हुए थे, लेकिन he is मतलब हमसे तो सीनियर ही हैं। तो ऐसा मैं आपको बात बताता हूँ कि इंडिया डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। जैसे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी चीज है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड हेंस सेंट्रल एशिया। इंडिया का बॉर्डर नहीं है, लेकिन इंडिया की गुडविल बहुत है। मैं तो एक छोटी सी बात, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, जियो पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं, एक सिंपल सी बात हम लोग एक बात करते हैं कि जब अगर तालिबान पावर में आता है, राइट, तो वो जो कहते हैं ना चीमा साहब कि एक बदमाश बच्चे को जब आप क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, जब उसके वो गांव में नहीं कहते लड़का बदमाश है, हाथ से निकल जाएगा, इसकी शादी कर दो, आपके यहाँ भी होता होगा। अब ये बात है कि जब जब तो तालिबान जब पावर में आएगा, इक़्तिदार में आएगा, काबुल पे अगर तालिबान बैठता है, जो कि हो भी सकता है, इट्स वेरी लाइकली कि बैठ जाए, तो डिपेंड्स ऑन कि जो बाइडेन अब उसकी क्या पॉलिसी, आई डोंट नो, बट अगर ऐसा होता है तो तालिबान लाइक एनी गवर्नमेंट, उनको टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, उनको सड़कें बनानी है, उनको उनको 10 और चीजें ऐसी करनी है जो कि एक नॉर्मल गवर्नमेंट करती है। हो सकता है तालिबान उतनी एफिशिएंटली ना करे जी सर, लेकिन तालिबान को ये सब करना पड़ेगा। उस समय तालिबान को ऐसे दोस्त चाहिए, बिकॉज अफगानिस्तान डज नॉट हैव कैश, अफगानिस्तान नीड्स मनी। तो वहां पे कौन पैसा डालेगा? वहां पे हो सकता है चाइना पैसा डाले, हो सकता है इंडिया पैसा डाले, हो सकता है जापान, हो सकता है 50 और मुल्क डाले, राइट, वहां पे पैसा कि डेवलपमेंट हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा डालेगा, वर्ल्ड बैंक पैसा डालेगा, यूएन पैसा डालेगा, सब लोग पैसा डालेंगे। दे विल लुक फॉर डेवलपमेंट पार्टनर्स। तो हमारी एक ना, हमने करीब $3 बिलियन खर्च करे, उनकी पार्लियामेंट बनाई है, ये सब उस पार्लियामेंट में जो हमने बनाई है, जो इंडिया ने पार्लियामेंट बनाई है, उसमें बैठेगा कौन? अगर कल तालिबान आएंगे पावर में, दे विल सिट इन दैट पार्लियामेंट। जो हमने वहां पे रोड्स बनाई है, उसमें तालिबान की गाड़ियां चलनी है। जो हमने वहां पे डैम बनाया है, उसमें तालिबान को बिजली मिलेगी या उसकी सरकार को बिजली मिलेगी, जो भी उनकी गवर्नमेंट होगी। तो आई थिंक इंडिया ऑलरेडी हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेक इन अफगानिस्तान। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली चीज, बिकॉज हमारा वहां पे इन्वेस्टमेंट रहा है, हमारी वहां पे गुडविल बहुत है इस इन्वेस्टमेंट की वजह से। और वहां पे कोई एक ये बंदा नहीं कह सकता कि एक इंडियन कोई फौजी वहां पे और कोई ऑपरेशन करने गया या अफगानिस्तान के अंदर उसने कोई ऑपरेशन कर दिया, जैसे अमेरिकन आए हैं ना अपने ड्रोन लेके और अपने मरीन्स लेके। हमारा तो एक बंदा नहीं है वहां पर। तो हमने जो भी काम करा है, एक अफगान की नजर में, अफगानों से मिलता रहता हूँ, आई मीट देम वेरी ऑफन, एंड दे हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट इंडिया की। रिस्पेक्टफुल पीपल, काम करते हैं, चुप रहते हैं, काम करके चले जाते हैं वापस, टेन्योर खत्म होता है। एंड दैट इज व्हाट वी वांट इन अफगानिस्तान। दूसरी चीज है कि इट इज नॉट जस्ट जो हम लोग कहते हैं ना कि एक इन्फ्लुएंस के लिए इंडिया कर रहा है। इन्फ्लुएंस के लिए तो कर ही रहा है। ये पाकिस्तानी अगर ऐसा सोचते तो गलत नहीं सोचते। ये इन्फ्लुएंस के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन एक और दूसरे उसके लिए कर रहा है क्योंकि चाइना कर रहा है। और यू सी, जैसे कि एक जमाने में अमेरिका और रशिया का हुआ करता था ना, वैसे ही धीरे धीरे चाइना और इंडिया का भी होगा ग्लोबली। अब इंडिया भी इंडिया एज अ लेट स्टार्टर इन द गेम, हमें माननी पड़ेगी बात,
ये हमें बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। इसमें और किसी की गलती नहीं है, कमी हमारी है, हमारे उसकी कमी है, इसमें किसी ने हमारे साथ कुछ नहीं करा, मतलब ये दिस इज आवर फॉल्ट एंड वी विल गो एंड वी विल डू इट। और ये मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान में ये होने वाला है। दे विल हैव, एंड एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे एक प्रेशर पॉइंट बनेगा, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स में, और वो प्रेशर पॉइंट ये बनेगा कि ये जो तालिबान चाहे जितना भी पाकिस्तानी क़यादत के क्लोज हो, लेकिन एक चीज है मुद्दा जिससे तालिबान पीछे नहीं जा सकता, दैट इज द ड्यूरेंट लाइन। ये जो ड्यूरेंट लाइन है वो तो अंग्रेज ने बनाई है ना, अंग्रेज ने बनाई है ये ड्यूरेंट लाइन। तो कोई पाकिस्तानी या इंडियन है, कोई अफगान है तो बनाई नहीं है, तो अंग्रेज की बनाई गई है ड्यूरेंट लाइन, और नाम ही ड्यूरेंट अंग्रेज का था। तो चीमा साहब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वहां पे एक प्रेशर पॉइंट बनेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पश्तून्स हु आर इन पाकिस्तान, स्पेशली आपके फ्रंटियर एरियाज के, खैबर पख्तूनख्वा के, और उस तरफ के आपके वेस्ट की ओर के टुवर्ड्स योर वेस्टर्न बॉर्डर्स, तो ये एक प्रेशर पॉइंट बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान को इंगेज करना पड़ेगा। इट विल एंगेज विद पाकिस्तान, इट विल एंगेज विद चाइना। देखिए अभी क्या है कि तालिबान सेज दैट ठीक है, हमें हो सकता है कि थोड़ा सा हमें पाकिस्तान का साथ मिल रहा हो, हमें इसका साथ मिल रहा हो, उसका साथ मिल रहा हो, लेकिन जब तालिबान वहां का जो सदर रियासत है वो तालिबान का होगा ना, वो जब पाकिस्तान का जो जो अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा वो जब तालिबान का होगा, तो देन ही विल सिट इन द प्रेसिडेंशियल पैलेस। फिर उसके बाद दुनिया भर के यूनाइटेड नेशंस के लोग आएंगे कि सर आपको, यू सी, अचानक वो जो गुफा में रहता है आदमी, जो जंगल में रहता है, जो सहराओं में रहता है, जो पहाड़ों के ऊपर रहता है, ऐसे ही उसको आपने वहां से उठा के आपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में डाल दिया और बोला कि कल से तुम यहाँ पे रहोगे। वो रहने लगा वहां पे, उसको अगर रूल करना वहीं पे रहेगा प्रेसिडेंशियल पैलेस में। अब प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहेगा तो फिर उसको फिर पता लगेगा कि सच्चाइयां क्या हैं, और फिर धीरे धीरे तालिबान ने बहुत साल निकाल दिए चीमा साहब आइसोलेशन में। मुझे नहीं लगता कि नाउ तालिबान इज विलिंग टू लिव इन आइसोलेशन। आप बेसिकली अब वो इंटरनेशनल सिस्टम समझ गए हैं, उनको वो पुराने वक्त गए कि बुद्धा के जो है वो जो गिरा दो, हाँ इधर गिरा दो उधर गिरा दो। अब उनको पता चल गया कि डिप्लोमेसी क्या होती है, और वो सारा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साहब अफगानिस्तान तो हो गया, अभी थोड़ा सा मजीद हार्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करने से पहले सॉफ्ट पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। जी बताइए। इंडिया की बड़ी सॉफ्ट पावर है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि जब मैं पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हमें कहते पढ़ते थे तो मैं वो बुक पढ़ रहा था फ्यूचर ऑफ पावर, जोसेफ नाय की, वो बड़ी अच्छी बुक है, वो पढ़ाई भी है। तो उसमें जब इंडिया का उसने जिक्र किया तो उसने उसका जो सबसे पहले जिक्र किया आपकी मोशन पिक्चर इंडस्ट्री का जिक्र, कि भाई ये जो है ना 1000 से ज्यादा मूवीज बनाते हैं, और ये भी, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे, हम पाकिस्तानी भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, आदी हो गए हैं, लेकिन इंडिया के भी हम बहुत ज्यादा शोज देखते हैं जिसमें मूवीज होती हैं। मैं नेटफ्लिक्स पे कभी रात को सोने से पहले कोई लगाओ यार क्या चल रहा है आजकल, वो मैं देख रहा हूँ, वो बॉय है क्या, लड़की है वो जिसने को किसिंग की थी, वहां पे सीन आया तो वो बड़ा कंट्रोवर्सी चल गई वहां पे। मैं उसको बड़ा अच्छा देखता हूँ। कपिल शर्मा जो मेरा बड़ा फेवरेट है, और वो एक उसमें आता है वो एक बच्चा यादव है, वो बड़ा मेरा फेवरेट है। मैं उसको घंटे देखता रहता हूँ, उसकी मजाक और शुगल बड़ा मजा आता रहता है। मेरे से ये सॉफ्ट पावर है इंडिया का, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है कि वो जब शाहरुख खान छमक छल्लो का गाना बना रहा था तो रशियन प्रेसिडेंट उस सेट पे आया था। मैंने वो सारी तस्वीरें देखी और एंड आई रियलाइज दैट हाउ फार दे हैव गॉन, और इसकी कितनी अहमियत है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर? आप क्या समझते हैं कि आपकी सॉफ्ट पावर जो है वो इसी तरह उसी पेस से चल रही है, और उसमें क्या नए कुछ जाविये आए हैं, या आप हमें बताएं इंडियन सॉफ्ट पावर के बारे में? क्योंकि मैं तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, सोसाइटी भी होता है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, वैल्यूज होती हैं, बहुत कुछ होता है दैट कम्स इन सॉफ्ट पावर, लेकिन मैंने एक चीज का जिक्र किया। लेकिन हाउ डू यू सी सॉफ्ट पावर अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी? क्योंकि एक एंगल ये भी आ रहा है, सॉरी मेरा सवाल लंबा हो गया मेजर साहब, एक एंगल ये भी आ रहा है कि मोदी साहब के दौर में सॉफ्ट पावर कॉम्प्रोमाइज हुई है। हाउ डू यू सी सर? उन्होंने सॉफ्ट पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया मोदी साहब ने, पहले उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल यूएन में उन्होंने करवा दिया वर्ल्ड योगा डे, तो अब पूरी दुनिया से मोदी जी ने योगा करवा दिया, सब लोग लग जाओ, आसन वासन करने लोगों सवेरे उठ के। तो मोदी जी खुद करते हैं, पूरे यूएन में सबको करवा दिया, उन्होंने काम बांट दिया सबको। तो ऐसा नहीं है, सॉफ्ट पावर हमारा जबरदस्त रहा है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही योगा है, और
पीपल डू इट, वो चेंज करके किसी ने विक्रम योगा कर दिया, किसी ने पावर योगा कर दिया, किसी ने जो कर दिया, बट ये हो रहा है, मतलब मिडिल ईस्ट में भी कर रहे हैं और हर जगह लगे हुए हैं लोग। और एक और चीज है कि जो आपने फिल्मों की बात करी ना, द फ्यूचर ऑफ पावर आपने किताब का जो हवाला दिया फिल्म में, अब ये है कि वर्ल्ड के टॉप स्टूडियोज हैं, चाहे वो डिज्नी हैं, चाहे वो फॉक्स स्टूडियोज हैं, चाहे वो और भी बड़े बड़े जो हॉलीवुड के स्टूडियोज हैं, दे हैव कम टू इंडिया। सो एक लेवल था सॉफ्ट पावर का जहां पे हम क्वांटिटी में फिल्में बना रहे थे, और जो कुछ लोग देखते थे, या तो एनआरआईज देखते थे हमारे जो बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, या फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, ये जो एक लैंग्वेज हम लोग समझ लेते हैं ना एक दूसरे की, वहां पे देखते। अब एक और चीज हो रही है कि हमारा एक्चुअली पहले ही शुरू हो गया था, ये हमारा 70s 80s में शुरू हो गया था। एक हमारा टेनिस के बहुत बड़े चैंपियन हुआ करते थे, विजय अमृतराज, वो डेविस कप के, और दो भाई थे अशोक अमृतराज और किसने, दे आर एक्चुअली हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स। उन्होंने वो वैन डैम के साथ कई सारी पिक्चरें बनाई हैं, और वो नहीं, वो वैन डैम, वो अपना मार्शल आर्टिस्ट और ये सब, उसके साथ जो ओडोगॉन के साथ भी उसकी मूवी है। जी हाँ, वो अपना वो करता है और मार्शल आर्टिस्ट है और रिंग में लड़ता है, उसके भाई को चोट लगाती है, वो बड़ी ऐसी था। आप देखिए, आपको बॉलीवुड की झलक वहां पे भी दिख जाएगी। हॉलीवुड में ना कोई वही दो भाई होते हैं टाइप, वो दो भाई होती है, फिर एक की शादी हो जाती है, ये सब ना ये नहीं जाने वाला, ये इंडियन कल्चर है, हम लोग वहां पे ले गए। मैं आपको, अगर आप देखेंगे इसको जिस तरीके से, और जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं चीमा साहब, तो ये जो टिपिकल एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है फिल्म इंडस्ट्री का, कि ये है हमारी ये टेरिटरी होंगी, फिर भाग जाएगा वहां, ऑल दीज थिंग्स आर नाउ अंडर अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस। तो क्या हमारे सिनेमा हॉल्स खत्म हो जाएंगे और सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल था फिल्म्स का, आई थिंक उस पर बहुत जबरदस्त स्ट्रेस आया है। और जो इंडियन जैसे ZEE5 है, या ऑल्ट बालाजी है, या और भी मुख्तलिफ एप्स हैं इंडिया के जिसमें कंटेंट रोज बन रहा है। अब हमारे पास तो एक्चुअली क्या हुआ कि OTT बिल्कुल सही समय पर आया, नेटफ्लिक्स वगैरह, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे 10 चीजें हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बेस है इतना जबरदस्त। तो अब हमने शिफ्ट कर दिया OTT पे। अब किसी को इंडियन फिल्म्स देखने के लिए, जिस दिन यहाँ पे रिलीज होती है वो अमेरिका वाला भी देखेगा। अच्छा, आपने नार्कोस देखी होगी? हाँ, नार्कोस, अच्छा, नार्कोस तो पूरी की पूरी देखिए, इट इज नॉट इन इंग्लिश। आपने तो सबटाइटल पढ़ के काम कर लिया ना। आप खुश हो गए सबटाइटल देख के, मैं भी खुश हो गया सबटाइटल देख के, और नार्कोस इतनी हिट हो गई है ना। अब आप देखिए, नार्कोस में दे वर स्पीकिंग स्पेनिश, तो वो कोलंबिया की हो, कहीं की भी हो, दे वर बेसिकली स्पीकिंग स्पेनिश, बट यू एंजॉयड। सो एक चीज बदल गई है कि ये मिर्जापुर है, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, आप देखिएगा सब, मिर्जापुर देखिएगा, ये जगह इट्स अ प्लेस, यहाँ पे इंडिया में एक जगह है मिर्जापुर जिसकी वो स्टोरी है। एक जमाने में तो बहुत गड़बड़ हुआ करता था मिर्जापुर, आजकल ठीक हो गया। तो अब people are looking at these new Indian TV series outside and can relate to India. So जो पावर प्रोजेक्शन है हमारा एक डिफरेंट लेवल पे जा चुका है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंट लेवल पे जा चुका है। अब वो पुराना नहीं रहा पावर प्रोजेक्शन। मोदी जी ने क्या करा है कि मोदी जी ने इसको ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐसी बात नहीं है कि अब मैं कैसे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, जैसे कि अमेरिका में बर्गर बहुत पहले से खाते थे, राइट? मोदी जी ने उसका मैकडोनल्ड्स बना दिया। जैसे कि योगा यहाँ पे हजारों साल से होता है। मोदी जी ने क्या करा कि वर्ल्ड योगा डे करवा दिया, अब सब लोग पूरे दुनिया में UN के थ्रू योगा, एक आपने इंडिया के एक सॉफ्ट पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। सो व्हाट मोदी जी इज डूइंग इट, ही इज नॉट डूइंग समथिंग न्यू, वो नया काम नहीं कर रहे, वो एक पुराने काम को नए तरीके से कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं नहीं रहते, इंडिया का वर्ल्ड योगा डे मनाया जाएगा, एक दिन मुकर्रर है इंडिया के लिए दुनिया में, वो दिन हो गया, यूनाइटेड नेशंस ने मुकर्रर करवा लिया, कहानी खत्म। सो दैट इज व्हाट इट इज। बिल्कुल सही है। चलिए, इट्स गुड। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग योगा करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कभी मुलाकातें हो तो पता चलता है कि जी हर बंदा कोई योगा कर रहा है, कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, कुछ कर रहा है। इट्स गुड। एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स को, इन चीजों को वी शुडंट लुक फ्रॉम वो उस एंगल से नहीं देखना चाहिए, इसको ओपन लेंस से देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, इट डजंट मैटर, जो चीज है वो क्या है उसको देखना चाहिए। मेरे साहब, आप जरा आ जाएं, थोड़ी सी आपके साथ पाकिस्तान भारत की भी बात हो जाए। हमने तो थोड़े 10-15 मिनट रह गए हैं, तो आपका बड़ा वक्त मैंने लिया, थैंक यू वेरी मच। अभी आ जाएं जनाब आपके ये डॉसियर पे। हम तो जारी बात है पूरी दुनिया में आप लेके ढिंडोरा
आप पीट रहे थे पहले जनाब के वो पाकिस्तान देखो दहशतगर्दी करा रहा है यहाँ पे, तो हमने तो मैं खुद आई पर्सनली बिलीव कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं। गलतियां इस सेंस में हुई हैं कि जो पूरी कश्मीर की स्ट्रगल थी उसको उन्होंने लिंक कर दिया जी कि ये तो दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि उस वक्त 9/11 के बाद दुनिया दहशतगर्दी की चल रही थी, उन्होंने कहा जी कि ये भी दहशतगर्दी है। और हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था जी, अफगानिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कहा जी ये जो हमारे वाले इनको भी नॉन स्टेट एक्टर माने, और इस तरह वो सारी डिबेट। अभी पाकिस्तान में जैसा पहुंच गया है यूएन में, कल मुनीर अकरम साहब ने, हमारे जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कह दिया है जी कि ये दे दिया, वो डॉसियर दिया यूएन जनरल सेक्रेटरी को। हाउ डू यू सी दिस? और उस डॉसियर के आने के बाद मेरे सब एक दो डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि जिस दिन हमारे डीजीएसपीआर और फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी साहब थोड़े एक्टिव हो गए। मोदी साहब तो नाम ही नहीं लेते थे पाकिस्तान का, ट्वीट में भी लिख दिया, कल भी सुना कहीं पे कुछ जलसा कर रहे थे तो बोल दिया पाकिस्तान के बारे में। सो इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान में तासुर ये आया कि ये जो पाकिस्तान इस इशू को ग्लोबली लेके जा रहा है और डॉसियर की बात कर रहा है, तो इंडिया इज फीलिंग द हीट। हाउ डू यू सी दिस प्लीज? नहीं, कल जो मोदी साहब ने करा था वो इसलिए करा था क्योंकि 26/11 की एनिवर्सरी थी। सो वो हर साल करते हैं। अगर आप पिछले 6 साल मोदी साहब रहे हैं, आप जब भी मोदी साहब का देखेंगे पिछले 6 साल का, तो आप ये देखेंगे कि मोदी साहब ने हर समय, और ये कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर करेगा, 26/11 हमारे लिए बहुत बड़ा एक हादसा था, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी एक्चुअली इंडिया की। दूसरी एक और चीज़ है कि कई बार पाकिस्तान में ये ब्लेम करा जाता है चीमा साहब कि इंडिया इसलिए करता है कि ये चुनाव है, इंडिया में इलेक्शंस हैं इसलिए मोदी साहब ने, और इलेक्शन में ऐसा नहीं। देखिए इंडिया में ना 28 स्टेट है चीमा साहब, 28 स्टेट है, और हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो आप 28 को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, आपको लगेगा कि हर 2.5-3 महीने में एक इलेक्शन हो रहा है। मतलब अभी वो कोरोना के चलते कुछ हो गया है स्टॉप 6-7 महीने से, वरना अभी बिहार के इलेक्शन हुए। आप देखिएगा इंडिया में इतना बुरा हाल है, इसीलिए तो मोदी साहब ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी दे हैव टेकन इट एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर। मतलब यहाँ पे इलेक्शन ही खत्म नहीं होते इंडिया में। कब 5 साल में एक बार तो आपका लोकसभा का चुनाव होता है, राइट? फिर आपका जो विधानसभा के जो अलग अलग स्टेट असेंबलीज हैं उनका इलेक्शन होता है, फिर आपके ब्लॉक लेवल का होता है, फिर आपके, मतलब कि भाई साहब यहाँ पे चुनाव होते ही रहते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो कोई भी एक्शन लेगा, लोग बोलेंगे अच्छा साहब तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा था इसलिए आपने ये कर दिया, या मणिपुर में इलेक्शन हो रहा था। यू कांट, आपके पास वो 6 महीने की विंडो है ही नहीं जहाँ पे इलेक्शन हो, इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरी बात है, तीसरी चीज ये जो आपने डॉजियर की बात करी, मुझे लगता है आप बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और बाबर साहब ने जो डॉजियर दिया था। मुझे ऐसा लगता है चीमा साहब की डॉजियर देना भी चाहिए। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि डॉजियर, और अगर मैं होता मैं अलग तरीके से करता है। यूएन में डॉजियर देता, मैं इस्लामाबाद में, अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता, मैं 5 स्टार होटल में बहुत बड़ा फंक्शन करता, और जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी उनके लोग हैं एम्बेसीज में, 125-150 एम्बेसीज तो इस्लामाबाद में लगभग, सबको मैं बुलाता वहाँ पे और सबको डॉजियर पकड़ाता, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देता। अगर मैं शाह महमूद कुरैशी की जगह होता तो एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, राइट, कि साहब ये है विथ प्रूफ। अच्छा, उसमें क्योंकि उस डॉजियर में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसा लगा कि वहां पे कोई पक्की बात नहीं करी। जैसे उन्होंने बोला है कि इंडिया में 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन्होंने ऐसा बोला है 60। अफगानिस्तान, तो वही मैं कह रहा, सॉरी अफगानिस्तान में, और इंडिया में कुछ और हैं, राजस्थान में। हाँ, पर उन्होंने इंडिया में भी बोला कि हरियाणा में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी हैं, ऐसा भी कुछ उन्होंने बोला था, मुझे याद है। तो 60 टेररिस्ट, देखिए ना, अब इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि साहब देखिए, अफगान तालिबान, आप लोग खुद कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान का करज़ई, वो ही इज़ द मेयर ऑफ काबुल। काफ़ी पाकिस्तानी ये भी कहते हैं ही इज़ द मेयर ऑफ काबुल, और उसकी काबुल के बाहर कहीं चलती नहीं, और 90% ऑफ अफगानिस्तान इज़ कंट्रोल्ड बाय द तालिबान। तो ये किस तरीके से हो सकता है चीमा साहब की आपके हम मज़हब भी हैं तालिबान, और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये भी बोला है कि तालिबान हमने क्रिएट करा और वी कंट्रोल तालिबान। पाकिस्तान के कई जनरल्स ने स्ट्रेटजिक डेप्थ की बात करी तालिबान को लेके, और भी ऐसी कई बातें हैं पास्ट में। और सब लोग जानते हैं कि अगर आपको तालिबान से बात करनी है तो आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते, चाहे आप अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो। एक पाकिस्तान का स्टेक है अफगानिस्तान में, वो स्टेक है, वो हम भी तस्लीम करते हैं। पर अगर इतना कंट्रोल है,
अफगान तालिबान का और पाकिस्तान का इतना कंट्रोल है अफगान तालिबान के ऊपर, ये दोस्ती है, कंट्रोल है, जो भी आप कह सकते हैं उसको। अभी बैरक ओबामा की बुक में भी आया है, जो बुक काफ़ी अंडर डिस्कशन है बैरक ओबामा की, उसमें भी बोला कि पूरी अफगानिस्तान की अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप थी वो आपके ट्राइबल एरियाज में थी पाकिस्तान के। इज रिटन इन द बुक, आप पढ़ लीजिएगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फिर 60 टेररिस्ट कैंप्स कैसे, ये क्यों नहीं, कौन सा टेररिस्ट कैंप है जिसपे ये अटैक करते कम से कम तालिबान एक बार उस पर कि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप अटैक करते उस पर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ना, जैसे हम लोगों ने जब पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स के दिया था, हमने ग्रिड रेफरेंस भी दी थी कि ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है ना। सो वी हैव गिवन दिस थिंग। तो हमें, मुझे लगता है कि अगर हम लोग दें, ऐसा हो सकता है उस डोजियर में उन्होंने कुछ ज़्यादा डिटेल्स, मुझे नहीं पता, जो यूएन को दिया है, शायद मीडिया के सामने इतना डिस्कस ना कराओ, लेकिन जो मेरे सामने बात आई है, जो हमने मीडिया के सामने भी बोला था, उसके अंदर जो डोजियर मीडिया को दिया था, उसके अंदर लैटिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, लास्ट नोन लोकेशन थी, कितने लोग हैं, जो बेस्ट हमारी एजेंसीज को पता लगा था। सब तो नहीं पता हमें, पर जो जो भी पता था उसमें ईच एंड एवरी डिटेल वाज गिवन कि साहब यहाँ से, इस रोड से यहाँ पे लेफ्ट, इतनी दूर, इस लोकेशन में। तो इसमें तो जनरली बोल दिया 60 इधर है, 20 इधर है, 30 इधर है। तो आई डोंट नो इसकी क्या बात बनी है, इसमें क्या क्रेडिबिलिटी है। दूसरी एक और चीज़, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, मैं सलाह तो नहीं दे सकता, क्योंकि आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेटर जानते हैं चीज़ साहब। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के बयान की क्रेडिबिलिटी हो, कहीं पे भी हो, ये मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ चीमा साहब, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप दोस्त हैं, मैं आपके साथ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस टू यू, कि चीमा साहब कभी भी आप चाहें कि अगर आपके मुल्क के मौक़िफ़ को, मामला कोई भी हो, मामला डिफेंस को लेकर हो, मामला फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, ये तो खैर सीधा फॉरेन पॉलिसी का था, उसमें फौजी को ना लेकर जाएं आप। उससे क्या होता है कि पाकिस्तान का जो माजी रहा है, उसमें डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, उसमें मिलिट्री कूज भी रहे, और जिस तरीके से दुनिया पाकिस्तान को व्यू करती है कि यहाँ पे फौजी चलाते हैं, और चलाते भी हैं काफ़ी हद तक, और उनका इन्फ्लुएंस है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। इंडिया में तो कोई पूछ नहीं रहा हमको भी ना, फौज का अपना काम है, सरहद पे रहती है फौज, और पॉलिटिकल मैटर्स पे इंटरफियर तो बहुत बड़ी बात है। आप यू विल नॉट फाइंड देम इवन कमेंटिंग। आप, हमारा आर्मी चीफ ने कभी किसी ने कमेंट ही नहीं करा इस पर। तो मेरा मतलब है कि अगर सिर्फ वो वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब आते अपने फॉरेन सेक्रेटरी को लेके, और अपने 2-3 एम्बेसडर्स को लेके, 2-3 अपने फॉरेन पॉलिसी मैटर्स को लेकर आते वहाँ पे, और अपने टाई शाई पहन के अपना सिविलियंस होते, और वहाँ पे पब्लिक ऑडियंस के सामने ये प्रेजेंटेशन करते, वहाँ पे हर 2 मिनट के साथ आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखिए, जी डीजी साहब आप बताएं, डीजी साहब। तो यू नो, इट गिव्स द इंप्रेशन दैट दिस इज अ शो बाय द आर्मी। पर शाह महमूद कुरैशी साहब के मुंह से कहा गया, उसकी सच्चाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा ऐसा था, पर मैं कहता हूँ कि ये जो इंप्रेशन वर्ल्ड को जाता है कि इट इज कंट्रोल्ड, क्योंकि डीजीआई, मैं आपको बात बताऊं, जैसे इंडिया में वी हैव समथिंग कॉल्ड एडीजीपीआई, आपको पता ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं, एडीजीपीआई इज ऑल्सो हेडेड बाय अ मेजर जनरल, आपका आईएसपीआर इज ऑल्सो हेडेड, आपका ट्राई सर्विसेज एंटिटी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग है, राइट। नाउ while a general is a senior person and a very respected rank, but a foreign minister is a foreign minister. मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर, मुझे लगता है इमरान खान साहब की कैबिनेट में नंबर 2 या नंबर 3 होंगे कम से कम। अगर नंबर 1 इमरान खान है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब या तो नंबर 2 होंगे, नंबर 3 होंगे। ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, मतलब ये हल्के नहीं है, काफी भारी वजन है उनका, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं। तो उनके साथ उस लेवल का क्या होता है कि जब आप किसी फौजी को खड़ा करते हैं ना, फौजी कभी राय नहीं देगा, फौजी हर समय हुक्म देगा। मैं खुद फौजी हूँ, मैं आपको बताता हूँ, राय नहीं चलती फौज में हुक्म चलता है, ये हुक्म है, और हुक्म आदेश होता है, और हुक्म की तामील होती है। मतलब हुक्म में ये नहीं होता कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं, ये सब नहीं होता फौज में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पे क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी खराब हुई। वहाँ पे अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आते और 1-2 और इसी, आपके तो इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान में, देयर आर सच बिग पीपल, ग्रेट थिंकर्स ऑल्सो, लिखते भी हों, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, उनको लेकर आ सकते थे, फॉरेन पॉलिसी वालों को लेकर आ सकते थे, और एक बढ़िया करके एक प्रोग्राम वहाँ पे, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बात करता है, फॉरेन ऑफिस ये बात करता है। नाउ आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगेन मुझे लगता है मैं अपनी हद से आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, लेकिन आई टेक द लिबर्टी, और आपको ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर भी जाना चाहिए। ही शुड बी ट्रैवलिंग। आज की तारीख में जैसे हम ये कहते हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया, राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब, जो भी उनकी गलतफहमी है, जो भी उनके दिमाग में बात है, टर्की को भी बंद कर दिया सब। इट कुड बी अ पॉलिटिकल इशू, इट कुड बी अ फॉरेन पॉलिसी इशू। शाह महमूद कुरैशी साहब शुड हैव बीन इन दुबई और कतर राइट नाउ। वो देखिए, पाकिस्तान को करीब टोटल, अगर आप सऊदी से बोलें या मिडल ईस्ट से बोलें, सब मिला के करीब
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बिटवीन 7 to 10 बिलियन डॉलर ईयर का रेमिटेंस आता है, 4 बिलियन यहाँ से और 4.5-5 बिलियन वहाँ से, मोटा मोटी पाकिस्तान का जबरदस्त रेमिटेंसेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना ये डायरेक्टली मतलब वहां पे होटल का कमरा ऑक्यूपाई कर लें 2 महीने के लिए और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, थोड़ा सा एग्रेसिव जिसको कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे शाहिद अफरीदी की जरूरत है बैटिंग करने की, जैसे शाहिद अफरीदी करता है ना, यहाँ पे वो टुक टुक वाली नहीं चलेगी, यहाँ पे फिर आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बाहर जाए, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब देखिए शायद पाकिस्तानियों को पता इसके बारे में ज्यादातर, आप क्योंकि आप जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाते भी हैं, तो चीमा साहब आपको ये बात पता है, लेकिन शायद आम पाकिस्तानी, आम इंडियन को भी ये बात पता नहीं होगी कि इनके आज से नहीं, इनके 100 साल से ऊपर से जो ऑटोमन एम्पायर है और जो अरब हैं, इनके रिश्ते बहुत खराब हैं, और आज से नहीं 100 साल से। वो जमाना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब ये इनके पास तेल वेल तो था नहीं कुछ, ये ऐसी कबीले वाले थे, भेड़ बकरियां चराते थे, ऊंट पे चलते थे, ये लोग घोड़े पे चलते थे, ये अरब की बात कर रहा हूँ। तो ये तब के टाइम, ये तभी अपने ग्लाइडर्स पे ऑटोमन एम्पायर ने अपने छोटे छोटे वो जो कैनवस और वुड के ग्लाइडर थे, उनके ऊपर मशीन गन लगा के, ऊपर वाली जो नहीं एलएमजी टाइप की, वो नीचे वो अरब को, ये सब तो अरब्स की जो याद है तुर्कों के बारे में, वो बड़ी खराब यादें हैं उनके बारे में। एंड दैट अब इनके पास पैसा ज्यादा रहा नहीं तुर्कों के पास, अरब तेल में नहा रहे हैं वहां पे, तो ऑब्वियसली ये बहुत इसमें ये बात हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना चाहिए चीमा साहब।